दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया मौर्य साम्राज्य के विषय में और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में सम्राट का क्या स्थिति होती थी, मौर्य साम्राज्य में शासन को चलाने के लिए कौन कौन से विभाग बनाए गए थे और मौर्य साम्राज्य में नगर की क्या व्यवस्था थी, आंतरिक सुरक्षा कैसे की जाती थी, राजा की सुरक्षा कैसे की जाती थी और इतने महान राजा का अंत आखिर हुआ कैसे। तो इन सारे विषयों में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट संपूर्ण शासन का प्रधान होता था। साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति उसी में केंद्रित रहती थी। सम्राट प्रधान दंडाधिकारी, प्रधान न्यायाधीश और प्रधान सेनापति होता था। राज की आय व्यय का निरीक्षण वो स्वयं करता था। युद्ध का संचालन करना और न्याय सुनाना उसका परम कार्य था। यद्यपि वो मंत्रियों की सलाह लेता था, लेकिन वो मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। एक सम्राट के लिए इतने बड़े साम्राज्य को संभालना संभव नहीं था, इसलिए शासन को संभालने के लिए बहुत सारे मंत्रियों का एक समिति बनाया गया था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था। और इसमें लगभग 12 से 20 मंत्रियों की संख्या हुआ करती थी, जिससे आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा किया जाता था। सभी मंत्री योग्य, विद्वान और अनुभवी होते थे। चूंकि मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट करता था, इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते थे। सम्राट उसे अपनी मर्जी से नियुक्त करता था और अपनी मर्जी से हटा भी सकता था। मंत्रियों की जो आय हुआ करती थी, वार्षिक आय, वो 48,000 पौंड हुआ करती थी। मंत्रियों को केवल एक ही कार्य था, राजा को सलाह देना। सलाह को मानना ना मानना उसके लिए वो राजा पर निर्भर करता था कि वो माने या ना माने। मंत्री गण जो होते थे वो अमात्य की परीक्षा लेते थे और उसकी नियुक्ति करते थे। वो जो शहर में हो रहा था, कुछ भी रहस्य में हो रहा था, उस सारे रहस्यमय चीजों का गुप्त ज्ञान रखते थे। कुछ भी अगर अलग कुछ घट रहा है राज्य में, कुछ विद्रोह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो उसकी गुप्त जानकारी रखते थे मंत्री लोग और उसकी पूरी जानकारी राजा को देते थे। दूसरा विभाग था अमात्य मंडल। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अतिरिक्त जो दूसरा वर्ग था वो था अमात्य मंडल। शासन चलाने के लिए उसे अलग अलग विभागों में बांटा हुआ था और अलग अलग विभाग के अध्यक्ष होते थे। उसी अध्यक्ष को हम अमात्य कहते थे। अमात्य मजिस्ट्रेटों का काम क्या करते थे? वे नगरों को संभालते थे और सेना का प्रबंधन भी करते थे। वे नदियों का निरीक्षण करते थे, कर वसूली का कार्य करते थे, भूमि नापने का भी वो कार्य करते थे। केंद्रीय शासन 18 विभाग में बांटा हुआ था, इसलिए अमात्यों की संख्या भी 18 थी। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में नगरों की व्यवस्था कैसी थी। नगरों की व्यवस्था चलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थानीय स्वराज संस्थाओं का प्रावधान किया था। पाटलिपुत्र के लिए 3 अध्यक्ष का एक आयोग था। इस आयोग को 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बांटा गया था। प्रत्येक समिति के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हुआ करते थे। राज्य में अनेक शिल्पकार हुआ करते थे और औद्योगिक उन्नति भी काफी अपने चरम सीमा पर थी। गांव का संचालन करने के लिए ग्राम पंचायत हुआ करती थी, जिसमें अनेक बड़े और बूढ़े और अनुभवी सदस्य होते थे। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता था वो सरपंच हुआ करता था, जो कि ग्राम का प्रधान हुआ करता था, जिसे ग्रामिक भी कहा करते थे। नगर की सुरक्षा के लिए चंद्रगुप्त ने चित्ररागिनी सेना का एक संगठन बनाया था, जिसमें शामिल था हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना। वो स्वयं सेनापति होता था और युद्ध का संचालन करता था। 6 प्रकार का सेना हुआ करता था: जल सेना, थल सेना, अश्वरोहियों का दल, हाथी सेना, रथ सेना और छठा, इन सब विभागों के
सामग्री का प्रबंध करने वाला। आंतरिक सुरक्षा के लिए आज की भाषा में कहूं तो पुलिस भी हुआ करते थे, जो दो प्रकार के थे, प्रकट और अप्रकट, मतलब गुप्तचर, जिसमें स्त्रियां भी गुप्तचर हुआ करती थी। न्याय की जो व्यवस्था है वो, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो सम्राट ही था। हालांकि अलग अलग जनपद और नगरों के लिए न्यायालय थे, लेकिन अंतिम निर्णय सम्राट का ही होता था। दंड विधान कठोर होने के कारण अपराध बहुत कम हुआ करता था। राजा के वार्षिक उत्सव पर, राजकुमारों के जन्मदिन पर या कोई राज्याभिषेक पर कैदियों को मुक्त करने का भी प्रावधान था। बात करें अगर राजस्व की, राज्य की आय की, तो जो भूमि कर था वही राज्य का प्रमुख आय हुआ करता था। उपज का छठा भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त चुंगी और जो विदेशी व्यापारी थे उससे भी कर लिया जाता था। कभी कभी आठवां और चौथा भाग भी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कर के रूप में वसूला जाता था। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन से लोकहित कार्य थे। चंद्रगुप्त का शासन जनहितकारी था। वो प्रजा की सुख और सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करते थे। उन्होंने यातायात के लिए अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों का मरम्मत करवाया, सौराष्ट्र में सुदर्शन नामक झील बनवाया, सिंचाई के लिए और नहरों के लिए विशेष प्रावधान किया, साफ सफाई के लिए अलग अलग कर्मचारी रखे गए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाता था। अगर कोई महामारी फैल जाए तो राजा खुले दिल से धन लुटाता था जनता के लिए। अब चर्चा करते हैं कि राजा की सुरक्षा कैसे की जाती थी। जन कल्याण में सदैव तत्पर रहने वाला इस सम्राट को भी अपने जीवन का भय होता था, इसलिए वो कभी भी दो बार एक पलंग पर नहीं सोता था। भोजन करने से पहले इसे किसी और को चखाया जाता था कि कहीं से विष तो नहीं है। महल पर कड़ा पहरा रहता था और विशेष उत्सव पर ही सम्राट महल से बाहर निकलता था, और जब महल से बाहर निकलता था तो सड़क के दोनों किनारे उसके सुरक्षा बल रहते थे ताकि बीच में कोई व्यक्ति ना आ जाए। आखिर इतने महान योद्धा का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जैन अनुसूचियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने महावीर स्वामी की शिष्यता को स्वीकार किया। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला नामक स्थान पर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां जाकर राजपाट का त्याग किया और संन्यास धारण किया और वहीं तप किया कई वर्षों तक। उसके बाद अनशन के द्वारा अपना अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का अनेक पुत्र हुआ, जिसमें सबसे काबिल और सबसे तेजस्वी पुत्र था सम्राट अशोक। बिंदुसार की मृत्यु हुई 273 ईसा पूर्व में, और उसके उपरांत उसके पश्चात सम्राट बना सम्राट अशोक, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।